हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रंजीत कुमार आपको अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा माई स्ट्रैटेजी 2024, यानी कि 2024 की स्ट्रैटेजी हम लोग बनाने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि 10 जुलाई को हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन के ऊपर। और ऐसे बच्चे जो ड्रॉप ले चुके हैं या 12th पास कर चुके हैं या अभी 12th में हैं, वो अटेम्प्ट देना चाहते हैं 2024 का। और उस 2024 के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आज मैं आपको उन सभी टॉपिक्स को डिटेल डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो 10 से 15 मिनट का रहेगा। कंप्लीट वीडियो आप देखिए और आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये अंदाजा लग जाएगा कि हमारा डायरेक्शन क्या होगा तैयारी करने का। क्योंकि जब तक आपको एक दिशा नहीं मिलेगा, जब तक आपको एक गाइडलाइन नहीं मिलेगा, जब तक आपको एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा और जब तक आपको टॉपिक्स नहीं मिलेगा कि किन टॉपिक्स पे कितना मेहनत किया जाएगा, तब तक आपका जो तैयारी है वो थोड़ा सा कमी रह जाएगा। जिसकी वजह से आप 2024 के 1 से 2 महीने पहले आपको इन टॉपिक्स पे बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन को करते हुए, मतलब 100% तैयारी आपको करनी है। अब देखिए, जैसे 100% कमांड आपको इन 24 टॉपिक करना है, वो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। तो बेटा देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर है, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है बेटा, ध्यान से देखिए। इसके अंदर आपको पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ मोल, मतलब हम मोल का कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें हम मोल निकालते हैं। अगर वेट दिया रहेगा मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स दिया रहेगा मोल निकालना है, या वॉल्यूम दिया रहेगा मोल का कैलकुलेशन करना है। तो मोल का कैलकुलेशन ऐसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपका बेसिक यही है ना। दूसरा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, यानी एटम्स का क्या परसेंटेज है हमारे किसी भी कंपाउंड के अंदर, वो पूरा परसेंटेज आपको निकालना है। एवरेज एटॉमिक मास, यानी कि जब आपका एटॉमिक मास फ्रैक्शनल होता है, उस एटॉमिक मास को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास को भी आपको देखना है। इसके अलावा बेटा इंपिरिकल फॉर्मूला, है ना, इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैंने एक वीडियो बना के डाला भी है कि इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और इन दोनों को कैसे रिलेट करते हैं। ये सारा वीडियो आपको देखना है और इसको देखिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और इससे सवाल भी आता है, इंपॉर्टेंट सवाल भी आता है। तो इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को भी आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। ये भी आप देख लीजिएगा, आधे घंटे का वीडियो है। सबसे जो इंपॉर्टेंट आपका है ये है, देखो, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन विथ लिमिटिंग रिएजेंट। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टोइकोमेट्री अपने आप में एक चैप्टर होता है और इसके ऊपर अगर आप न्यूमेरिकल देखिएगा तो थोड़े टफ कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स होते हैं। अगर जेई की बात करें तो जेई में काफी टफ कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन अब चूंकि एनसीईआरटी के बेस पे क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मिड लेवल का होता है, यानी एवरेज लेवल का होता है। आप स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस को भी आपको अच्छे से देखना होगा, साथ में आपको लिमिटिंग रिएजेंट भी देखना होगा, है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट्स का सारा कैलकुलेशन आप स्टोइकोमेट्री को लिमिटिंग रिएजेंट को यूज करके स्टोइकोमेट्री का कैलकुलेशन आपको करना है ना। उसके बाद बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स आपको देखना है, जिसमें मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स में देखना है। यानी कि कंसंट्रेशन टर्म्स और स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर, आपके टॉपिक्स होते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो ये चैप्टर को जितने अच्छे से कमांड करेंगे, आपका न्यूमेरिकल पोर्शन उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। बेटा दूसरा हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम सब जानते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कंप्लीट हमें एटम्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, जिसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आएगा वो बोर्स थ्योरी आएगा। बेटा देखो, इसके पहले थॉमसन का भी मॉडल है और रदरफोर्ड का भी मॉडल है। तो रदरफोर्ड और थॉमसन का जो मॉडल है वो मेमोरी बेस्ड है। आप थॉमसन का जो मॉडल है वो एक बार आप उसको एनसीईआरटी बुक से देख लेंगे तो आपको वहां पे वो समझ में आ जाएगा। रहा कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये भी आप एक बार देख लीजिए। मैंने इसमें लिखा नहीं, एक्चुअली इसलिए नहीं लिखा है कि वहां से क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही कम आते हैं और जितना ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो आपका इन्हीं सब टॉपिक्स आएगा। यानी कि बोर्स थ्योरी को आपको अच्छे से देखना होगा। इसके अंदर आप मान के चलिए कि रेडियस का कैलकुलेशन आपको देखना है, वेलोसिटी का कैलकुलेशन देखना है, एनर्जी का कैलकुलेशन देखना है। एनर्जी लेवल, हर एक ऑर्बिट का अपना एनर्जी लेवल होता है, उसका कैलकुलेशन आपको देखना है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी देखना है, टाइम पीरियड देखना है ना। ये सभी चीजें, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स का जो रिलेशन है हमारा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के साथ, वो सारा कुछ हम लोग को यहाँ पे देखना है। मतलब समझिए बोर्स का सारा कैलकुलेशन हम लोग को यहाँ पे देखना होगा।
अगला हम बात करें बेटा क्वांटम नंबर। देखो क्वांटम नंबर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 क्वांटम नंबर बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हमारा एजीम्यूथल होता है जो कि हमारा ऑर्बिट के बारे में बताएगा। फिर आपका एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, ठीक है, सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा जो ऑर्बिट के बारे में बताएगा। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पढ़ना है जो कि हमारा सब ऑर्बिट के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड के बारे में बताता है, शेप्स के बारे में बताता है। और एक आपका होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये जो बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा, यानी कि कंप्लीट आपको क्वांटम नंबर स्टडी करना है। चौथा जो हमारा क्वांटम नंबर आता है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन देखनी होती है। तो ये हमारा क्वांटम नंबर हो गया। तो क्वांटम नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद बेटा देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग वेवलेंथ को हम मोमेंटम के साथ रिलेट करते हैं, वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करते हैं, वेवलेंथ को हम पोटेंशियल के साथ रिलेट करते हैं। तो 3 से 4 रिलेशंस है जो कि आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ में स्टडी करना है। बेटा नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा केमिकल बॉन्डिंग। देखो केमिकल बॉन्डिंग में ऐसे तो ये पूरा चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत ही कोर चैप्टर है और केमिस्ट्री का ये बैकबोन है। जैसे हमारा मूल कंसेप्ट था वैसे ही केमिकल बॉन्डिंग हमारा बैकबोन होता है, यहाँ से पूरा बेसिक्स आपका तैयार होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा कुछ टॉपिक्स जो छूटा है, जैसे अबॉव प्रिंसिपल है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो सारा कुछ आपको इसी के अंदर आएगा कहीं ना कहीं। वो 5 से 10 मिनट का सारा टॉपिक है। एनर्जी अबॉव प्रिंसिपल है जिसमें हम लोग एसपीडीएफ जो है उसमें कॉन्फ़िगरेशन सारा करते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, पी में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, डी में कितने जाएंगे, एफ में कितने जाएंगे, किसी भी एलिमेंट का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये तमाम चीजें हम लोग यहाँ देखेंगे, है ना। ये सब इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो कंप्लीट जो ये जो टॉपिक लिया है आपको, छोटे छोटे टॉपिक्स जो 5 से 10 मिनट के हैं या 15 मिनट के हैं, उनको मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। जो लंबे लंबे टॉपिक्स है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आता है मैंने उसको लिखा है। तो बेटा केमिकल बॉन्डिंग में आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा, देखिए आयोनिक बॉन्ड में आपका लैटिस एनर्जी वगैरह आता है, इस वजह से इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन बढ़ जाता है, मतलब इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन और बोर्स-हेबर साइकिल का कैलकुलेशन आने की वजह से जो आपका आयोनिक बॉन्ड है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉलिबिलिटी वगैरह सारा इसी के अंदर आपका कॉन्सेप्ट आएगा। सॉलिबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, है ना, चाहे वो आपका कार्बोनेट्स का हो गया, नाइट्रेट्स का हो गया, ये सारा कुछ, या हाइड्रोक्साइड्स का हो गया, है ना, ये तमाम चीज आप यहाँ पे देखेंगे आयनिक बॉन्ड में ही। इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें थर्मल स्टेबिलिटी का और पोलराइजेशन वगैरह का भी कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है ना। आप जानते होंगे फजांस रूल, है ना, जो कि आपका आयनिक बॉन्ड्स वगैरह में भी आता है। यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर किसी भी आयनिक कंपाउंड में हम लोग पढ़ते हैं, इसी के अंदर पढ़ते हैं ना। दूसरा देखो बेटा यहाँ पे है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आपको कंप्लीट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। इसके बाद आपको कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना है। कोवलेंट बॉन्ड आपका एक तो होता है इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग की वजह से, एक होता है आपका ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की वजह से। तो आपको जो सीखना है बेटा वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सीखना है, यानी कि ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है दैट इज योर कोवलेंट बॉन्ड, है ना। इसके बाद आप आ जाइए हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है बेटा, याद रखिएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाइब्रिडाइजेशन से हर साल क्वेश्चन आता है। हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा किया जाता है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज देखे तो। साथ में इसका एप्लीकेशन अदर चैप्टर्स में भी बहुत ज्यादा होता है। हाइब्रिडाइजेशन सीखना जिसमें आपको 4 से 5 आपका हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो sp, sp2, sp3, ये 3 आपका हाइब्रिडाइजेशन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो sp3d, sp3d2, sp3d3 एंड d2sp3, यानी ये सब जो है आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पे सीखना है आपको, है ना। फिर बेटा देख लो बॉन्ड पैरामीटर्स है। बॉन्ड पैरामीटर्स में बॉन्ड का मेजरमेंट हम करते हैं, है ना। जैसे इसके अंदर आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है, रेजोनेंस आ जाता है ना, इसी के अंदर आता है। बॉन्ड ऑर्डर हो गया, रेजोनेंस हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड एनर्जी हो गया, ये सब हमें कहाँ सीखना है बेटा, तो बॉन्ड पैरामीटर्स में ये सारे हमें देखने होते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काफी ज्यादा एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर आप नहीं सीखेंगे तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स हैं
जो आपको समझ में ही नहीं आएगा, है ना। हर चैप्टर में इसका एप्लीकेशन है, हर चैप्टर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर चैप्टर में एप्लीकेशन है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको अच्छे से सीखना है ना, जिसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो एक नया कैरेक्टर आ जाता है हाइड्रोजन में। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड में जिसमें हम लोग को इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर, ये दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड हमें सीखने होते हैं। उसके बाद बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल समझ लिए हर साल आता है। मैं एक लाइन में बताऊं कि ये 3 ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल हर साल आपको आएगा, है ना। हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है, जे में भी पूछा जाता है। तो बात करें अगर केमिकल बॉन्डिंग का वेटेज की बात करें, तो नीट की बात करें अगर, तो नीट की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम तो आएगा ही आएगा, जान लो। और जे की बात करें तो यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन जे में पूछता ही पूछता है। मिनिमम आपका 3 क्वेश्चन तो रहेगा ही, 2 या 3 क्वेश्चन, अगर बहुत मिनिमम कर दिया तो 2 क्वेश्चन कर दिया, लेकिन 3 क्वेश्चन तो रहना ही रहना है ना। एवरेज देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका आता ही है। और नीट की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका रहता है, जिसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन से और बॉन्ड पैरामीटर से क्वेश्चन आपको रहता है, साथ में एमओटी से भी क्वेश्चन आपका रहता है ना। तो ये ऐसे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो नीट की बात करें तो बेटा 2 से 3 क्वेश्चन नीट में आ सकता है, और 1 से 2 क्वेश्चन आपका जेई में आता है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि इसका वेटेज क्या है, तो सबसे ज्यादा वेटेज आपको इसका मिलेगा। चलिए 4th नंबर अगर हम बात करें, अच्छा इसका भी मैं बता दूं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको आता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, तो देखिए पीरियोडिक टेबल में हम लोग को सबसे पहले पीरियोडिक ट्रेंड्स देखना है। लेकिन बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि पीरियोडिक ट्रेंड्स से सीधे आप पहुंच जाइएगा, है ना। पीरियोडिक ट्रेंड्स के पहले भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। हाँ, ये आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर आप साइड कर दें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जैसे आप मान लीजिए न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल है ना, डॉबलिनर्स ट्रेड है आपका, ये सब को अगर हटा भी दें तो वहां से क्वेश्चन आते नहीं है। क्वेश्चन जो आते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मॉडर्न से क्वेश्चन आता है तो मैंडलीफ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेटा मैंडलीफ को भी आपको सीखना है। मैं यहाँ क्वेश्चन आने के बेस पे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, ये डिजाइन किया है ना। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अगर भोर से आ रहा है तो आपको रदरफोर्ड नहीं पढ़ना है, तो रदरफोर्ड भी पढ़ना है। रदरफोर्ड पढ़ेंगे, नॉलेज के लिए पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशन के लिए पढ़ेंगे, उसका यूज आगे आएगा, भोर्स में आएगा। तो क्वेश्चन आपको बेसिकली भोर से आने वाला है। यहाँ देखिए पीरियोडिक ट्रेंड्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ ट्रेंड्स आपको देखने हैं, जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड रेडियस का ट्रेंड होता है कि ग्रुप्स और पीरियड में ये कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करता है ना। कि आपका रेडियस क्या होगा ऊपर से नीचे आने पे ग्रुप में, पीरियड में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या होगा, कहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस है, ये तमाम चीजें जो हैं आप यहाँ पे सीखने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो पीरियोडिक ट्रेंड से क्वेश्चन आते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बता दिया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद कोई भी एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप मान लीजिए आपको एलिमेंट दे देगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में दे देगा, आपको चुनना है, आप उसको चुनिए, है ना। तो उसके लिए आपको कोर कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है पीरियोडिक टेबल के अंदर, है ना। अगला हम बात करें बेटा इक्विलिब्रियम की। देखिए इक्विलिब्रियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी लेंदी चैप्टर है आपके 11th में, है ना। थर्मोडायनेमिक्स से भी ज्यादा लेंदी चैप्टर ये होता है। तो इक्विलिब्रियम में बेटा 2 चैप्टर आपका होता है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा आयोनिक इक्विलिब्रियम, जो कि हमें सॉल्ट्स के ऊपर बात करनी है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर बात करनी है। तो इक्विलिब्रियम में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा है, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम से 2-3 चीज आप अगर सीख लेते हैं, आप उस पर कमांड कर लेते हैं, आपका जो एप्लीकेशन आएगा केमिकल का वो आयोनिक में आएगा, है ना। तो केमिकल इक्विलिब्रियम से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें हमारा कैलकुलेशन केसी और केपी का आता है, यानी केसी कैलकुलेट करने के लिए आएगा, केपी कैलकुलेट करने के लिए आएगा, दोनों में रिलेशन आता है आपको, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ केपी और केसी में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। दूसरा बेटा ली कैटलियर्स प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका यूज सबसे ज्यादा आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम में होता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, कॉमन आयन इफेक्ट में, बफर सॉल्यूशन में इसके काफी ज्यादा यूजेज है, बहुत ज्यादा यूजेज है। यानी आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये तो हमने केमिकल की बात किया, अगर हम आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो आयोनिक वाले में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट पानी का आयोनिक प्रोडक्ट
या हम आपको बात कर सकते हैं बफर सॉल्यूशन की और कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, है ना। तो आयोनिक प्रोडक्ट भी एक होता है, एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। इन दोनों में हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं केएसपी का, बफर सॉल्यूशन का और कॉमन आयन इफेक्ट का। यानी कंप्लीट हम लोग को सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ना है और यही हमारा एक्चुअल में आयोनिक अगर इक्विलिब्रियम देखें तो हमारा यही है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, जिसमें सारा एप्लीकेशन, केमिकल इक्विलिब्रियम का भी एप्लीकेशन इसमें इंक्लूड हो जाता है, पीएच स्केल वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा आपका, है ना। तो बेटा यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6 नंबर में देखो थर्मोडायनेमिक्स। बेटा देखो थर्मोडायनेमिक्स में हमने कुछ नहीं किया, इसको कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये भी बहुत लेंदी चैप्टर है। ऐसा नहीं कि इसको इसमें कोई भी चीज आप स्किप करके आप आगे जा सकते हो, नहीं। थर्मोडायनेमिक्स का यूज आपको फिजिक्स में भी है, यानी फिजिक्स का भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री का भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। साइन का चेंज होता है, तो केमिस्ट्री का जो थर्मोडायनेमिक्स है आपको अच्छे से करना है, एक एक टॉपिक को अच्छे से करना है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं बेटा कि जो थर्मोडायनेमिक्स है इसका एप्लीकेशन तुमको कहां कहां आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में आएगा। इसका सबसे ज्यादा यूज आपको रिडॉक्स रिएक्शन में आएगा, है ना। इसका सबसे ज्यादा यूज आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आएगा, है ना। तो कई चैप्टर्स हैं जिसके अंदर यहां से थर्मोडायनेमिक्स का यूज आता है। मेटलर्जी में आएगा, है ना। इलिंगम डायग्राम आप जब पढ़िएगा तो इलिंगम डायग्राम में भी आपको कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन पूछा जाता है ना। तो आपको ऐसे भी इसको करना है। उसके बाद बेटा देखो एक और चैप्टर मैंने लिखा है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको गैस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, है ना, ये सारे लॉ आपको समझने हैं। डाल्टन्स का लॉ आप देख लीजिएगा और वान डेर वाल इक्वेशन देख लीजिएगा। अगर जेई की बात करें तो जेई में वान डेर वाल से क्वेश्चन आते हैं, गैस लॉ से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं गैस लॉ से। जो ग्राफिकल टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, ध्यान से समझ लीजिए, जो आपका